ये कहानी एक भोले भाले और सीधे लड़के की है जो अपनी बहादुरी और सच्चाई से राजा बनने तक का सफर तय करता है। इस सफर में उसे उबलते पानी और वेल जैसे खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका एक वफादार दोस्त हर कदम पर उसकी मदद करता है, अपनी जान दांव पर लगाकर। पर क्या वह इन मुश्किलों को पार करके राजकुमारी का दिल जीत पाएगा? यही हम इस रोमांचक कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत एक तेज रोशनी से होती है जो रात के अंधेरे में एक किसान के खेतों में दौड़ रही होती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह किसान अपने बेटों को बुलाता है और खेतों की हालत दिखाकर कहता है, देखो, किसी ने रात में हमारी सारी गेहूं बर्बाद कर दी है। ये सुनकर उसके दो बड़े बेटे कहते हैं, शायद यह किसी शैतान ने किया होगा। लेकिन किसान अपने खेतों की बर्बादी से बहुत गुस्सा होता है और रात में पहरा देने के लिए अपने सबसे छोटे बेटे जॉन से कहता है। दरअसल जॉन को सभी बुद्धू और बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक दिन इसी लड़के की किस्मत में राजा बनना लिखा है। रात को जब जॉन खेत पर पहरा दे रहा होता है तो उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वह चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सफेद रंग का एक बहुत बड़ा घोड़ा उसके पीछे खड़ा है। उसे देखकर जॉन घबरा जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसे पकड़ने के लिए रस्सी का फंदा फेंकता है। जैसे ही फंदा पड़ता है, घोड़ा भागना शुरू कर देता है। जॉन भी रस्सी को कसकर पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़े की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जॉन घिसटता चला जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। घोड़ा बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उसकी रफ्तार की वजह से वह सीधे जाकर एक दलदल में फंस जाता है। ये देखकर जॉन घोड़े को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह रस्सी को पास की विंडमिल से बांध देता है और धीरे धीरे घोड़े को दलदल से बाहर खींच लेता है। बाहर निकलते ही घोड़ा थका और दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। ये देखकर जॉन को उस पर तरस आ जाता है। वह उसे आजाद करने का फैसला करता है, लेकिन पहले घोड़े से वादा लेता है कि वह दोबारा उनकी फसल नहीं बर्बाद करेगा। असल में यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई घोड़ी होती है। जॉन जैसे ही उसे छोड़ता है, वह खुश होकर तेज रफ्तार से वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब जॉन सोकर उठता है तो देखता है कि अस्तबल में दो बेहद सुंदर घोड़े खड़े हैं। उनके अलावा वहां एक छोटा घोड़ा भी होता है जो उसी जादुई घोड़ी का बेटा होता है। ये घोड़ा इंसानों से बात कर सकता है। छोटा घोड़ा, जिसका नाम फोल होता है, जॉन से कहता है, मेरी माँ ने यह घोड़े तुम्हारे लिए तोहफे में भेजे हैं क्योंकि वह तुमसे बहुत खुश है। जॉन यह देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसके पिता खेत की बर्बादी देखकर गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जॉन घबरा जाता है क्योंकि पिछली रात पहरा देने के बावजूद फसल नष्ट हो गई थी। तभी फोल जॉन को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए उसे बहुत दूर ले जाता है। ये देखकर जॉन पूरी तरह हैरान हो जाता है। भागते भागते वे एक शहर के पास पहुंच जाते हैं। तभी जॉन फोल से कहता है, अरे, दोनों घोड़े तो अस्तबल में ही रह गए। ये सुनकर फोल जोर से एक सीटी मारता है और देखते ही देखते वे घोड़े अस्तबल से भागकर सीधे उनके पास आ जाते हैं। इसके बाद जॉन उन घोड़ों को लेकर शहर के बाजार की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वह उन्हें बेचकर अच्छी कीमत पाना चाहता है। जब जॉन बाजार पहुंचता है तो वहां मौजूद लोग इन घोड़ों को देखकर दंग रह जाते हैं। इतना शानदार घोड़ा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई इन्हें खरीदने की इच्छा जताने लगता है। तभी फोल जॉन से कहता है, तुम इन घोड़ों को उस आदमी को बेचो जो सामने झोपड़ी में बैठा है। लेकिन जॉन कहता है, नहीं, मैं इन्हें राजा को बेचूंगा ताकि मुझे बहुत सारा पैसा मिले। इसके बाद जॉन घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है। राजा अपने मंत्री से कहता है, मुझे नहीं लगता कि इतने शानदार घोड़े इसके हो सकते हैं। मंत्री जवाब देता है, जरूर इसने ये घोड़े कहीं से चुराए होंगे। इसके बाद राजा जॉन से दोनों घोड़े छीन लेता है और बिना कीमत दिए उसे वहां से जाने को कहता है। ये देखकर जॉन मायूस हो जाता है। उसकी हालत देखकर फोल एक बार फिर जोर से सीटी मारता है। सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े राजा की बग्घी छोड़कर भागते हुए सीधे जॉन के पास लौट आते हैं। घोड़ों के भागने से राजा की बग्घी अनियंत्रित होकर सीधे आटे की बोरियों पर जा गिरती है, जिससे राजा एकदम सफेद भूत जैसा दिखने लगता है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। राजा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन चूंकि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वह प्रजा के सामने उसे कुछ नहीं कहता। अब राजा जॉन को घोड़ों की कीमत तो देना चाहता है, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहता था। इसलिए मंत्री के सुझाव पर राजा जॉन को महल में घोड़ों की देखभाल करने का काम दे देता है। जॉन भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में दिखता है कि जॉन के अच्छे स्वभाव और मेहनत की वजह से राज्य के लोग उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन राजा को यह सब देखकर जलन होने लगती है। वह किसी भी तरह जॉन को खत्म करना चाहता है।
तभी उसका एक मंत्री राजा से कहता है, हमें जॉन को ऐसा काम देना होगा जो वह कभी पूरा न कर सके। अगर वह काम पूरा न कर पाया तो हम उसे सजा देकर खत्म कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री राजा को एक खतरनाक सुझाव देता है, फायरबर्ड को पकड़ने का। फायरबर्ड को पकड़ना नामुमकिन माना जाता था क्योंकि आज तक जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं लौटा। राजा जॉन को यह काम करने का आदेश देता है। जॉन बिना किसी सवाल के इसे मान लेता है। जब जॉन ये बात फोल को बताता है तो फोल घबरा जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, तुम्हें ये काम नहीं लेना चाहिए था, ये सफर तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन जॉन तो पहले ही यह काम करने के लिए हाँ कह चुका था, इसलिए अब पीछे हटना मुश्किल था। फोल भी आखिरकार मान जाता है और जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर बिजली की रफ्तार से एक जंगल में ले जाता है। जंगल में फोल उसे एक खास पेड़ के पास ले जाता है। ये ड्रीम नट्स का पेड़ होता है। फोल कहता है, ये नट्स फायरबर्ड के सबसे पसंदीदा होते हैं, इन्हें खाने के बाद वह गहरी नींद में चली जाती है। ये सुनकर जॉन वहां से कुछ नट्स उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फायरबर्ड रहती है, लेकिन वहां फायरबर्ड नजर नहीं आती क्योंकि वह जमीन के नीचे छिपी होती है। फोल जॉन से कहता है, नट्स को यहाँ फेंक दो। जॉन फौरन नट्स को वहां फेंक देता है। नट्स की खुशबू जैसे ही हवा में फैलती है, फायरबर्ड धीरे धीरे जमीन के ऊपर आने लगती है। वह एक एक करके नट्स खाने लगती है और थोड़ी ही देर में बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल वह अचानक होश में आ जाती है। उसे देखकर जॉन डर के मारे भागने लगता है और फायरबर्ड उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तभी फोल बीच में आ जाता है, जिससे अब फायरबर्ड जॉन को छोड़कर फोल के पीछे लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि फायरबर्ड उनका खात्मा कर पाती, जॉन जल्दी से अपने पास बचा आखिरी ड्रीम नट उसके सामने फेंक देता है। फायरबर्ड उसे देखते ही खा लेती है और कुछ ही सेकंड में फिर से बेहोश होकर पास के पानी में गिर जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, तब तक जॉन उसे मजबूत जंजीरों से बांध चुका होता है। पानी में भीगने और जंजीरों से बंधे होने के कारण अब फायरबर्ड की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यह देखकर जॉन को भी बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि फायरबर्ड भी बस अपनी आजादी चाहती थी, इसलिए वह उसे आजाद करने का फैसला करता है। जॉन जंजीर खोल देता है और फायरबर्ड आजाद होते ही उड़कर वहां से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वह खुशी में अपना एक चमकता हुआ पंख जॉन के लिए छोड़ जाती है। यह देखकर जॉन बहुत खुश होता है और फोल के साथ राज्य लौट आता है। लेकिन जैसे ही वह महल पहुंचता है, राजा के सैनिक उसे पकड़कर सबके सामने ले जाते हैं। राजा गुस्से में कहता है, तुम फायरबर्ड को पकड़ने में नाकाम रहे, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जॉन जल्दी से फायरबर्ड का चमकता हुआ पंख निकालकर सबको दिखाता है और कहता है, मैंने उसे पकड़ा था लेकिन बाद में जाने दिया। लेकिन राजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इस समय पंख चमक नहीं रहा था। राजा गुस्से में आदेश देता है, मेरे आदेश को पूरा ना करने की वजह से जॉन को मौत की सजा दी जाएगी। मगर इससे पहले कि सैनिक जॉन को मार पाते, अचानक फायरबर्ड वहां आ जाती है। उसके आते ही जॉन के हाथ में रखा पंख फिर से चमकने लगता है और उसकी रोशनी से पूरा राज्य जगमगा उठता है। यह देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जॉन ने सच में फायरबर्ड को पकड़ा था और फिर उसे छोड़ दिया। अब राजा के पास कोई और बहाना नहीं था। वह जॉन को सजा नहीं दे सकता था क्योंकि पूरी प्रजा को अब उस पर विश्वास हो चुका था। इसलिए ना चाहते हुए भी राजा जॉन को शाही पोशाक और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करता है। वह सबके सामने दिखावा करता है कि वह जॉन से बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर राजा और भी ज्यादा गुस्से में था। अब वह किसी भी हालत में जॉन को खत्म करना चाहता था। इसलिए वह अपने मंत्रियों से कहता है, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं इस लड़के से छुटकारा पा सकूं। तब एक मंत्री राजा को सुझाव देता है, हम जॉन से कहेंगे कि वह आपके लिए एक राजकुमारी को ढूंढ कर लाए जो बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों की ऊंची चोटी पर रहती है। इससे आपको दो फायदे होंगे। अगर जॉन राजकुमारी को ले आता है तो आप उससे शादी कर लीजिए, और अगर वह उसे लाने में नाकाम रहा तो आप उसे मौत की सजा सुना सकते हैं। मंत्री का यह सुझाव राजा को बहुत पसंद आता है, इसलिए वह बिना देर किए पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है कि जॉन को बर्फीले पहाड़ों से राजकुमारी को लाने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद जॉन और फोल उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। फोल की तेज रफ्तार से वे जल्दी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन किले के अंदर जाने से पहले उनके सामने मोटी बर्फ की एक परत होती है। जॉन सोच में पड़ जाता है क्योंकि इसे तोड़ पाना उसके लिए मुश्किल था। तभी फायरबर्ड का पंख उड़कर दरवाजे के अंदर चला जाता है। जैसे ही पंख दरवाजे को छूता है, पूरी बर्फ पिघलने लगती है और वहां बहुत सारा पानी बहने लगता है। तेज बहाव में फोल भी पानी के साथ बहकर पहाड़ के नीचे चला जाता है, लेकिन जॉन अकेला ही किले के अंदर पहुंच जाता है।
अंदर जाकर जॉन देखता है कि वहां बहुत सारी लड़कियां सोई हुई हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इनमें से असली राजकुमारी कौन है। तभी फायर बर्ड का पंख उड़कर एक लड़की के पास जाता है और उसे जगा देता है। अब जॉन समझ जाता है कि वही असली राजकुमारी है। इसके बाद जॉन राजकुमारी से कहता है, हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं जॉन हूँ और मुझे आपको ले जाने के लिए भेजा गया है। लेकिन राजकुमारी उसे मना कर देती है और कहती है, अगर तुम्हारे राजा इतने बहादुर होते तो खुद मुझे लेने आते। उसे लगता था कि अब दुनिया में कोई भी सच्चा बहादुर इंसान नहीं बचा जिससे वह शादी कर सके। यह कहकर वह अचानक पहाड़ की छोटी से नीचे कूद जाती है। जॉन घबरा जाता है, लेकिन कुछ सोचे वह भी राजकुमारी को बचाने के लिए कूद जाता है। पर राजकुमारी अपने खास कपड़ों की मदद से हवा में उड़ने लगती है। लेकिन जब वह जॉन को तेजी से नीचे गिरता देखती है तो उसे पकड़ लेती है। तभी जॉन की गलती की वजह से राजकुमारी के कपड़े फट जाते हैं और दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी फोल उन्हें देख लेता है और अपनी जादुई पंखों की मदद से दोनों को गिरने से पहले बचा लेता है। लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से राजकुमारी बेहोश हो जाती है। फोल कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बचा सकता था, लेकिन शायद मेरी जादुई पंख इसी सही समय का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वे सभी सही सलामत जमीन पर आ जाते हैं। रात में जब वे एक जंगल में रुकते हैं तो फोल जॉन को अलग ले जाकर समझाता है, तुम्हें तो राजकुमारी से प्यार हो गया है, इसलिए हमें राजा के पास नहीं जाना चाहिए, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जॉन फोल की बात नहीं मानता। इधर राजकुमारी भी कहीं ना कहीं जॉन को पसंद करने लगी थी। अगली सुबह जॉन और फोल राजकुमारी के साथ राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा जॉन को राजकुमारी के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर जॉन ने उसे गलत साबित कर दिया था। लेकिन मंत्री राजा को समझाता है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि अब आप राजकुमारी से शादी कर लेंगे। राजकुमारी को राज्य में देखकर प्रजा भी बहुत खुश हो जाती है। राजा की तरफ से जॉन को बहुत सारा सोना और कीमती कपड़े देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन जॉन फिर भी बहुत दुखी था, क्योंकि राजकुमारी से प्यार करने के बावजूद उसे राजा को सौंपना पड़ा। रात को जॉन छुपकर राजकुमारी से मिलने जाता है और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी जॉन को पसंद करने लगी थी। लेकिन तभी राजा के लोग वहां आ जाते हैं, जिससे जॉन को जल्दी वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद राजा के लोग राजकुमारी को नए कपड़े पहनाकर राजा के सामने ले जाते हैं। काफी देर बातचीत के बाद राजा राजकुमारी से शादी के लिए पूछता है, लेकिन राजकुमारी मना कर देती है। वह कहती है, मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी दादी माँ की खोई हुई अंगूठी नहीं मिल जाती। मैंने वो अंगूठी समुद्र में कहीं खो दी थी। यह सुनकर राजा परेशान हो जाता है। तभी वहां जॉन आ जाता है। राजा खुश होकर कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो, अब तुम्हें राजकुमारी की अंगूठी समुद्र से ढूंढ कर लानी होगी। जॉन इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ फोल परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी जॉन की मदद करनी होगी और इस बार उसे खुद भी नहीं पता कि वह अंगूठी कहाँ गिरी थी। फोल अपनी माँ से मदद मांगता है। फोल की माँ जादू से आसमान में दिखाती है कि वो अंगूठी एक बड़ी वेल मछली के पेट में है। वह यह भी बताती है कि अब वह वेल समुद्र में एक छोटे से आइलैंड में बदल गई है। इसके बाद अगली सुबह फोल जॉन के साथ उस वेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब ये लोग उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी अचानक जॉन अनियंत्रित होकर समुद्र में गिर जाता है। उसे कुछ नहीं होता, लेकिन वह देखता है कि एक बहुत बड़ी वेल मोटी मोटी जंजीरों से बंधी हुई है, जिसकी वजह से वो अब एक छोटे से आइलैंड जैसी दिख रही है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि यही वो वेल है जिसकी उन्हें तलाश थी। तभी ऊपर से एक बड़ी लहर उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन फोल और जॉन उड़ते हुए जल्दी से वेल के पास पहुंच जाते हैं। अब फोल वेल की भाषा समझ लेता है। वेल बताती है कि उसने गलती से कुछ जहाज निगल लिए थे, जिस वजह से लोगों ने उसे जंजीरों से बांध दिया था, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। यह सुनकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसे आजाद कैसे किया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझता है। अगर वे किसी तरह वेल को छींक दिला दें तो झटके से सारी जंजीरें टूट जाएंगी और वो आजाद हो जाएगी। इसके बाद जॉन और फोल वेल की नाक के अंदर चले जाते हैं और गुदगुदी करने लगते हैं, जिससे वेल को एक जोरदार छींक आती है। फिर एक एक करके सारी जंजीरें टूट जाती हैं और वेल आजाद हो जाती है। साथ ही जो जहाज उसने निगल लिए थे वो भी बाहर आ जाते हैं। जॉन और फोल भी छींक के साथ बाहर निकलकर किनारे पर आ जाते हैं। वहां से वे देखते हैं कि वेल आजाद होकर खुशी खुशी समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। लेकिन तभी जॉन को याद आता है कि वह वेल से अंगूठी मांगना तो भूल गया था। इससे वह बहुत दुखी हो जाता है।
तभी एक केकड़ा आता है और जॉन को वो अंगूठी दे देता है, क्योंकि वेल ने जॉन के दिल की बात समझ ली थी और अंगूठी भिजवा दी। अंगूठी मिलते ही जॉन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो फोल के साथ वापस लौटता है, लेकिन आते ही सबसे पहले चुपके से राजकुमारी से मिलने जाता है। वह उसे उसकी दादी माँ की अंगूठी देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। अंगूठी देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन सच में एक बहादुर लड़का है। वह खुश होकर शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन दूसरी ओर राजा के मंत्री ने जॉन और राजकुमारी को साथ देख लिया था। वह सैनिकों के साथ जॉन को पकड़ने के लिए आ जाता है। अब जॉन और सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं यह सब आवाजें सुनकर राजा की नींद खुल जाती है। जब वह राजकुमारी के कमरे की ओर देखता है तो वहां फोल को खड़ा देख लेता है। गुस्से में राजा अपनी बंदूक निकालता है और फोल को गोली मार देता है, जिससे फोल नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन को राजकुमारी से चुपके से मिलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब रात में जब राजकुमारी अपने कमरे में होती है तो अचानक एक छोटा चूजा आता है। वह राजकुमारी को अपने साथ अस्तबल में ले जाता है। दरअसल इसे फोल ने ही भेजा था। फिर राजकुमारी फोल को बताती है कि वह किसी भी तरह राजा को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने राजा को जवान होने का लालच देकर एक नुस्खा बताया था। उसने राजा को 3 कुंडों से गुजरने के लिए मना लिया था, लेकिन तभी राजा का मंत्री आ गया और उसने राजा को सलाह दी कि सबसे पहले जॉन को उन तीनों कुंडों में से होकर गुजरने दिया जाए। अब कल दोपहर पूरी प्रजा के सामने जॉन को 3 बड़े कुंडों में से होकर गुजरना होगा। पहले कुंड में उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे कुंड में खून जमा देने वाला ठंडा पानी होगा, तीसरे कुंड में उबलता हुआ दूध होगा। अगर हमें जॉन को बचाना है तो हर कुंड में एक खास चीज डालनी होगी। पहले कुंड के गर्म पानी में मेरी दादी माँ की अंगूठी डालनी पड़ेगी, दूसरे कुंड के ठंडे पानी में फायरबर्ड का पंख डालना होगा, तीसरे कुंड के उबलते दूध में जीवन अमृत का फूल डालना होगा, जो पृथ्वी के अंतिम छोर पर मिलता है। राजकुमारी की बात सुनकर फूल सोच में पड़ जाता है। वह कहता है, अंगूठी और फायरबर्ड का पंख तो हमारे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कल दोपहर तक पृथ्वी के अंतिम छोर से जीवन अमृत का फूल लेकर आ पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही जख्मी हूँ। लेकिन राजकुमारी फूल को हिम्मत देती है और कहती है, तुम यह कर सकते हो। फिर राजकुमारी के जाते ही फूल अपनी चोटों के बावजूद अपनी बिजली जैसी रफ्तार से जीवन अमृत का फूल लाने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह सभी प्रजा के सामने राजा 3 बड़े बड़े कुंड तैयार करवा देता है। इसके बाद जॉन को कैद से बाहर निकाल कर लाया जाता है। फिर बिना देर किए राजा उसे उबलते हुए गर्म पानी के कुंड में डाल देता है। लेकिन ठीक उसी समय राजकुमारी चालाकी से उस कुंड में अपनी दादी माँ की अंगूठी डाल देती है। अंगूठी के असर से जॉन बच जाता है। इसके बाद जॉन उड़ते हुए ठंडे पानी के कुंड में जा गिरता है। ठीक उसी समय फायरबर्ड अपना पंख उस कुंड में डाल देता है। इससे जॉन की जान फिर से बच जाती है। अब जॉन उड़ते हुए उबलते हुए दूध के कुंड में गिरने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ फूल अपनी पूरी रफ्तार से जीवन अमृत के फूल तक पहुंच चुका होता है। फूल से कहता है, अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन फूल अपनी जान की परवाह किए बिना वह फूल तोड़ लेता है। दूसरी तरफ जॉन को दूध के कुंड में गिरे हुए काफी समय हो चुका था। सबको लगने लगा कि जॉन अब जिंदा नहीं है। लोग दुखी होकर वहां से जाने ही वाले थे कि तभी ऊपर से उड़ता हुआ फूल आता है। फूल जीवन अमृत का फूल कुंड में गिरा देता है। फूल के गिरते ही कुंड से तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर जॉन उसी कुंड से बाहर निकलता है। अब वह एक राजकुमार की तरह दिख रहा था। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉन को राजकुमार के रूप में देखकर राजा को यकीन हो जाता है। इसलिए बिना देरी किए राजा भी जवान बनने के लालच में गर्म पानी के कुंड में कूद जाता है। सभी की नजरें राजा पर थीं, लेकिन अगले ही पल राजा एक बड़े से बुलबुले में कैद होकर बाहर निकल आता है। राजा बुलबुले के अंदर चीखने चिल्लाने लगता है और फिर वह बुलबुले के साथ उड़ता हुआ कहीं दूर चला जाता है। यह देखकर राज्य के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था। इसके बाद सभी लोग मिलकर जॉन को अपना नया राजा बनाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि जॉन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। इस फैसले से जॉन और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं फूल को लगने लगा कि अब उसकी मौत करीब है। बेचारा फूल इस बात से बहुत परेशान था। लेकिन तभी राजकुमारी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फूल की वो बात सिर्फ एक परीक्षा थी जो तुम्हारे साहस को परखने के लिए थी। तुम उस परीक्षा में सफल हो गए, लेकिन अगर तुम बिना फूल लिए वापस आ जाते तो सच में मर जाते। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जॉन और राजकुमारी की शादी हो रही है। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। सभी लोग जश्न मना रहे थे, नाच गाना हो रहा था और इसी हंसी खुशी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।